आज हम भारत के इतिहास के कुछ सबसे हैरान करने वाले और अनसुलझे पन्नों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिनके बारे में जो आधिकारिक कहानियां हैं, उनसे अलग भी कई सिद्धांत मौजूद हैं। और ये ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने लोगों की सोच को हिला कर रख दिया है। बिल्कुल। और देखिए, ऐसी कहानियां या सिद्धांत तब जन्म लेते हैं जब किसी घटना के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आती। हाँ, या फिर आधिकारिक बयानों में कुछ खाली जगह रह जाती हैं। सही बात है। और इंसान का स्वभाव है कि वो उन खाली जगहों को भरने की कोशिश करता है और बस यहीं से अलग अलग तरह की कहानियों का जन्म होता है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन वैकल्पिक सिद्धांतों को खंगालें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत आखिर हैं क्या और ये इतने सालों बाद भी लोगों के बीच क्यों मौजूद हैं। और एक बात साफ कर दें, हम यहाँ सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी सामने रख रहे हैं, इन पर कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के 3 महान क्रांतिकारियों से, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। आधिकारिक तौर पर उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्हें एक दिन पहले 23 मार्च की शाम को ही फांसी दे दी गई। और ये जो जल्दबाजी है, यही अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। बिल्कुल। किसी भी तय प्रक्रिया में अचानक किया गया बदलाव हमेशा शक पैदा करता है, खासकर इतने हाई प्रोफाइल मामले में। सवाल उठता है, ऐसी क्या जल्दी थी? और यहीं से पहला और सबसे आम सिद्धांत निकलता है, क्या गांधी जी उन्हें बचा सकते थे? ये सवाल तो हमेशा उठता है। थ्योरी ये है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, मतलब जब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए वायसरॉय से बातचीत कर रहे थे, महात्मा गांधी के पास इन तीनों को बचाने का एक मौका था। लेकिन उन्होंने पर्याप्त प्रयास नहीं किए। हालांकि गांधी जी के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि उस समय उनका अंग्रेजों पर उतना प्रभाव था ही नहीं कि वो उसे रुकवा पाते। हाँ बिल्कुल, कि वो फांसी रुकवा सके। ये एक क्लासिक ऐतिहासिक बहस है, जहां एक तरफ नैतिक जिम्मेदारी का सवाल है और दूसरी तरफ उस वक्त की राजनीतिक हकीकत। गांधी जी एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में थे। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत इससे भी ज्यादा गंभीर है। वो ये सवाल उठाता है कि क्या गांधी जी उनकी मौत की साजिश में शामिल थे? ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, इस थ्योरी के मुताबिक भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता महात्मा गांधी की जो अहिंसक विचारधारा थी, उसके लिए खतरा बनती जा रही थी। अच्छा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची। ये तो दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के टकराव को एक साजिश का रूप देने जैसा है। एक तरफ भगत सिंह का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जो कहता था कि आजादी छीननी पड़ेगी, और दूसरी तरफ गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह। हाँ, तो ये सिद्धांत कहता है कि ये सिर्फ विचारों का टकराव नहीं, बल्कि सत्ता का संघर्ष था। और यहाँ एक तीसरा सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत भी है। अच्छा। इसका जिक्र के.एस. कुनेर और जी.एस. सिंद्रा की किताब सम हिडन फैक्ट्स में मिलता है। इसके अनुसार तीनों को फांसी दी ही नहीं गई थी। क्या? उन्हें इस तरह लटकाया गया कि वे सिर्फ अर्ध बेहोश हों। फिर उन्हें जेल से बाहर ले जाकर सॉन्डर्स के परिवार के सदस्यों द्वारा गोली मारी गई, ताकि वे अपना बदला ले सकें। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है, लेकिन इस तरह के सिद्धांतों को बल कहाँ से मिलता है, ये जानना जरूरी है। असली ताकत उन्हें इस बात से मिलती है कि उनके शवों के साथ क्या हुआ। उनके शव परिवार वालों को नहीं सौंपे गए। इसके बजाय जेल की पिछली दीवार तोड़कर अंधेरे में गुप्त रूप से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और राख सतलुज नदी में बहा दी गई। यानी सब कुछ पर्दे के पीछे। बिल्कुल। और ये गोपनीयता सिर्फ शक ही पैदा नहीं करती, ये एक राजनीतिक हथियार भी बन जाती है। अंग्रेज सरकार एक सार्वजनिक अंतिम संस्कार से डरती थी। उन्हें पता था कि वो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बन सकता था। हाँ। लेकिन इस गोपनीयता ने एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसे इन वैकल्पिक कहानियों ने भर दिया। भगत सिंह की शहादत की कहानी जितनी शक्तिशाली थी, उतनी ही शक्तिशाली उनकी मौत पर संदेह की कहानी भी बन गई, जिसे बाद में गांधी के राजनीतिक विरोधियों ने दशकों तक इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो भगत सिंह के मामले में तो सरकार की गोपनीयता ने शक पैदा किया, लेकिन आजादी के बाद एक और महान स्वतंत्रता सेनानी के मामले में तो सबूतों का अभाव ही सबसे बड़ा रहस्य बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ, और वो थे नेताजी। यहाँ तो कहानी सिर्फ एक खाली जगह से शुरू होती है। अगस्त 1945 में खबर आई कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। बस इतनी ही खबर थी, और कहानी यहीं से उलझना शुरू हो जाती है। उनके किसी भी साथी ने न तो कोई शव देखा, न कोई तस्वीर, और ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं।
और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये पहली बार नहीं था कि नेताजी रहस्यमय तरीके से गायब हुए हों। वो पहले भी अंग्रेजों को चकमा देकर देश से निकल चुके थे। बिल्कुल, इसलिए लोगों को यकीन था कि उन्होंने अपनी मौत की झूठी कहानी घड़ी है। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, किसी भी सीमा से परे। वो एक ऐसे नेता थे जो असंभव को संभव कर सकते थे। इसलिए लोगों के लिए ये मानना मुश्किल था कि उनकी मृत्यु इतनी साधारण दुर्घटना में हो सकती है। उनकी जीवित रहने की कहानी एक उम्मीद का प्रतीक बन गई कि शायद आजादी का एक और नायक अभी भी कहीं मौजूद है। और इस उम्मीद को हवा देने वाली कई कहानियां भी हैं। एक दावा तो ये भी है कि उनके एक बॉडीगार्ड थे जो 2006 में 102 साल के थे। 100 साल से भी ज्यादा। हाँ, और उन्होंने बताया कि वो विमान दुर्घटना के 1 साल बाद थाईलैंड में नेताजी से मिले थे। अच्छा। कुछ अफवाहें तो ये भी हैं कि वो 1948 में दिल्ली में गांधी जी के अंतिम संस्कार में एक साधु के वेश में मौजूद थे। और ये साधु वाली कहानी कई दशकों तक चलती रही है ना? हाँ, बाद में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुमनामी बाबा नाम के एक साधु के नेताजी होने का दावा किया गया। ये कहानी तो बहुत मजबूत थी। हाँ, इतनी मजबूत कि सरकारी जांच भी हुई, लेकिन जब बोस परिवार के सदस्यों के डीएनए से मिलान किया गया तो नतीजे नकारात्मक आए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सबूतों का अभाव इन सिद्धांतों को दशकों तक जीवित रखता है। जब किसी कहानी का कोई निश्चित अंत नहीं होता तो लोग अपनी उम्मीदों और कल्पनाओं से उस कहानी को पूरा करते हैं। और नेताजी की कहानी का कोई अंत नहीं था, इसलिए वो आज भी कई लोगों के लिए जिंदा हैं। आजादी के बाद का एक और बड़ा रहस्य है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। ताशकंद में। हाँ, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद उनकी मृत्यु हुई। आधिकारिक कारण दिल का दौरा बताया गया। लेकिन यहाँ भी कहानी इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सबसे पहला और बड़ा सवाल है, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? हाँ, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, खासकर जब किसी राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु विदेशी धरती पर हो। इसका न होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उनके बेटे सुनील शास्त्री ने भी यही सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा कि अगर ऑटोप्सी नहीं हुई तो उनके शरीर पर गहरे नीले धब्बे और पेट पर कट के निशान क्यों थे? और बात यही खत्म नहीं होती। उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर RN चुग ने पुष्टि की थी कि उन्हें पहले से दिल की कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ थे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की अचानक मृत्यु, शरीर पर अजीब निशान और फिर बिना जांच के शव का मिलना, ये शक पैदा करने के लिए काफी है। और शक तब और गहरा हो जाता है जब उनकी मौत के कारण से संबंधित दस्तावेजों के लिए एक RTI दायर की गई। अच्छा। जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने कहा कि केवल एक वर्गीकृत दस्तावेज है जिसे जाहिर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं। अरे, ये जवाब तो सवाल से भी ज्यादा सवाल खड़ा करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जिक्र करना ही इस बात की ओर इशारा करता है कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी। सही बात है। अगर ये दिल का दौरा था तो इससे किस देश के साथ संबंध खराब हो सकते हैं? और यहाँ कहानी एक जासूसी उपन्यास की तरह हो जाती है। हमारे स्रोत एक पत्रकार ग्रेगरी डगलस का जिक्र करते हैं जिन्होंने CIA एजेंट रॉबर्ट क्राउली का इंटरव्यू लिया था। CIA एजेंट? हाँ, क्राउली ने कथित तौर पर इस इंटरव्यू में पुष्टि की कि शास्त्री जी की मौत CIA का काम था। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि इस एजेंट रॉबर्ट क्राउली की बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या उसके दावों की कोई और पुष्टि हुई है? क्योंकि अक्सर ऐसे पूर्व एजेंट सनसनीखेज दावे करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लेकिन क्राउली ने एक मकसद भी बताया। उसके अनुसार अमेरिका इस बात से चिंतित था कि शास्त्री जी भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए परमाणु परीक्षणों को आगे बढ़ाना चाहते थे। ओह अच्छा, तो ये सिद्धांत सिर्फ एक रहस्यमयी मौत का नहीं, बल्कि शीत युद्ध के दौर की अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का भी हिस्सा है, जहां महाशक्तियां भारत जैसे देशों के उदय को नियंत्रित करना चाहती थी। और अगर शास्त्री जी की मौत भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए हुई तो फिर इस कहानी का अगला हिस्सा तो जैसे खुद ब खुद लिखा जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हाँ, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक। बिल्कुल। शास्त्री जी की मृत्यु के ठीक 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एयर इंडिया की फ्लाइट 101 यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मॉन्ट ब्लैंक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। समय का यह संयोग ही इसे और भी संदिग्ध बना देता है। सिर्फ 13 दिन का अंतर। और इस क्रैश से जुड़ी बातें भी बहुत अजीब हैं। पायलट ने क्रैश से कुछ मिनट पहले कंट्रोल टावर को बताया था कि सभी उपकरण ठीक काम कर रहे थे। सब कुछ ठीक था? हाँ,
विमान 19,000 फीट की ऊंचाई पर था, जो मॉन्ट ब्लैंक की चोटी से भी 3,000 फीट ऊपर था, फिर भी वो पहाड़ से टकरा गया। ये बहुत अजीब है। विमान अपनी तय ऊंचाई से इतना नीचे कैसे आ गया, वो भी जब सब कुछ ठीक काम कर रहा था? और कई सालों तक विमान का कोई खास मलबा नहीं मिला। लगभग ऐसा लगा जैसे विमान बस गायब ही हो गया। फिर 2012 में, यानी दशकों बाद, एक भारतीय राजनयिक जूट बैग मिला जिसमें अखबार और कैलेंडर जैसी मामूली चीजें थी। सिद्धांत ये है कि विमान के सामान रखने वाले हिस्से, मतलब कार्गो होल्ड में, एक बम था जिसके फटने से यह हादसा हुआ। और इसे शास्त्री जी की मौत से क्या जोड़ता है? वही CIA एजेंट? हाँ, रॉबर्ट क्राउली ने कथित तौर पर यह भी कहा कि डॉक्टर भाभा की मौत भी उसी साजिश का हिस्सा थी। मकसद वही था, भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकना। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे दो अलग-अलग सिद्धांत एक दूसरे को बल देते हैं। जब मकसद यानी भारत के परमाणु उदय को रोकना और कथित अपराधी यानी CIA एक ही हो, तो कहानी विश्वसनीय लगने लगती है। हाँ, तो ये संयुक्त कहानी बिना किसी ठोस सबूत की भी बहुत विश्वसनीय लगने लगती है। दो अलग-अलग दुर्घटनाएं एक बड़ी साजिश का हिस्सा दिखने लगती हैं। ये तो थी देश की सुरक्षा से जुड़ी बातें, लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की निजी दीवारों के अंदर झांकते हैं। नेहरू गांधी वंश? हाँ, हम बात कर रहे हैं नेहरू गांधी वंश से जुड़ी कुछ कहानियों की। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में होता है। पहला दावा पंडित नेहरू के बारे में। कहा जाता है कि एडवीना माउंटबेटन, पद्मजा नायडू और श्रद्धा माता के साथ उनके संबंध थे। श्रद्धा माता के बारे में कहानी है कि उन्होंने बेंगलोर के कैथोलिक अस्पताल में एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। उनके जाने के बाद डॉक्टर को नेहरू द्वारा लिखे गए कुछ पत्र मिले जो वो वहीं भूल गई थीं। अच्छा। दूसरा दावा इंदिरा गांधी के विवाह से जुड़ा है। माना जाता है कि उन्होंने फिरोज गांधी से शादी करने के बाद इस्लाम अपना लिया था और अपना नाम मैमूना बेगम रख लिया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक कद को देखते हुए उन्हें एक गांधी उपनाम अपनाने के लिए कहा, ताकि महात्मा गांधी से जुड़ाव का फायदा मिल सके। और तीसरा दावा संजय गांधी की मृत्यु से जुड़ा है, जो शायद सबसे सनसनीखेज है। कुछ लोगों का मानना है कि संजय को पता चल गया था कि उनके जैविक पिता फिरोज गांधी नहीं बल्कि कोई और मुस्लिम व्यक्ति थे। अरे बाप रे। और वो इसी बात पर अपनी मां इंदिरा गांधी को ब्लैकमेल कर रहे थे। उनकी विमान दुर्घटना, जिसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई एक दुर्घटना नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के सदस्यों द्वारा रची गई एक साजिश माना जाता है। इन तीनों कहानियों में एक पैटर्न है। ये सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये एक राजनीतिक वंश की वैधता, मतलब लेजिटिमेसी पर हमला करने की कोशिश है। हाँ, एक तरह से। पहली कहानी नेहरू के चरित्र पर सवाल उठाकर उनकी नैतिक सत्ता को चुनौती देती है। दूसरी कहानी इंदिरा गांधी की धार्मिक पहचान पर सवाल उठाकर उनकी राजनीतिक विरासत को शक के दायरे में लाती है। और तीसरी कहानी तो सीधे सीधे वंश की बुनियाद यानी खून के रिश्ते पर ही सवाल उठा देती है। ये सिद्धांत चाहे सच हो या न हो, राजनैतिक वैधता को चुनौती देने के शक्तिशाली तरीके हैं। इसी दौर की राजनीति से जुड़ा एक और रहस्य है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु का। भारतीय जनसंघ के संस्थापक। हाँ, वो कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के सख्त खिलाफ थे। 1953 में जब वे एक रैली के लिए बिना परमिट के कश्मीर में दाखिल हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 90 दिनों के बाद बीमारी के कारण अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने उस समय की भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर दिया था। वो नेहरू के एक बड़े वैचारिक प्रतिद्वंदी थे। और उनकी मृत्यु पर भी गंभीर सवाल उठे। कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया। फिर वही बात, शव को दिल्ली लाने के बजाय सीधे कोलकाता भेज दिया गया। उनकी मां जोगमाया देवी ने बार बार जांच की मांग की, लेकिन कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उन मांगों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा। बाद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो यहां तक कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु एक नेहरू षड्यंत्र का नतीजा थी। ये एक बहुत ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील सिद्धांत है। ये शुरुआती भारतीय राजनीति में गहरे वैचारिक मतभेदों को उजागर करता है। बिल्कुल। किसी भी औपचारिक जांच का न होना ही वो केंद्रीय बिंदु है जो लापरवाही या साजिश की कहानी को पकड़ बनाने और दशकों तक राजनीतिक विरोधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने का मौका देता है। जब आप जांच ही नहीं करते तो आप हर तरह के शक के लिए दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और ये पैटर्न सिर्फ पुराने इतिहास तक सीमित नहीं है। हाल की घटनाओं में भी जब सरकार की तरफ से पारदर्शिता की कमी होती है तो वैसी ही कहानियां जन्म लेती हैं। जैसे अजमल कसाब की फांसी का मामला। हाँ, बिल्कुल। यहाँ सवाल ये नहीं है कि उसे फांसी क्यों हुई,
बल्कि ये है कि उसे 2001 में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु से पहले फांसी क्यों दी गई, जबकि गुरु का नंबर पहले था। सही बात है, प्रक्रिया का क्रम भी कई बार सवाल खड़े कर देता है। बिल्कुल। और पूरी प्रक्रिया बहुत ही गुप्त थी। उसे अचानक रात में मुंबई की आर्थर रोड जेल से पुणे की यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और अगले ही दिन सुबह फांसी दे दी गई। पुणे में जेल अधीक्षक के अलावा किसी को उसकी पहचान नहीं बताई गई थी। कोड नेम का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने उसकी सुरक्षा पर करोड़ों खर्च किए, सालों तक उसे जिंदा रखा ताकि हमलों की पूरी साजिश का पता चल सके। फिर अचानक इतनी जल्दबाजी और गोपनीयता क्यों? और यही एक चौंकाने वाला वैकल्पिक सिद्धांत सामने आता है। कहा जाता है कि कसाब डेंगू से पीड़ित था और कथित तौर पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई थी। क्या? हाँ, और फांसी की पूरी कहानी सिर्फ इस बात को छिपाने के लिए गढ़ी गई थी, ताकि सरकार की लापरवाही सामने ना आए। ये सिद्धांत उस अचानक की गई गोपनीयता और शहर बदलने की भी व्याख्या करता है। ये सिद्धांत इस बारे में नहीं है कि कसाब को फांसी होनी चाहिए थी या नहीं, बल्कि प्रक्रिया के बारे में है। सरकार द्वारा अपनाई गई अत्यधिक गोपनीयता ने एक सूचना शून्य पैदा कर दिया। हाँ, और ऐसे शून्य में ही षड्यंत्र के सिद्धांत पनपते हैं। ये राज्य के पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर राज्य को एक दोषी आतंकवादी के मामले में भी सच छिपाने की जरूरत पड़े, तो ये न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। तो इन सभी कहानियों को सुनने के बाद एक बात तो साफ है, इन सब में एक सामान्य धागा है: अनसुलझी घटनाएं, सबूतों या पारदर्शिता की कमी, और उन खाली जगहों को भरने की हमारी मानवीय प्रवृत्ति। बिल्कुल। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास की एक परत के नीचे हमेशा एक और परत मौजूद हो सकती है। बिल्कुल। ये सिद्धांत हमें इस बारे में कम बताते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, और इस बारे में अधिक बताते हैं कि उस समय की चिंताएं, डर और राजनीतिक विभाजन क्या थे। सही। ये एक तरह से आधुनिक युग की लोक कथाएं हैं जो आधिकारिक बयानों पर गहरे अविश्वास को दर्शाती हैं। हर कहानी उस दौर के समाज का एक आईना है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जब जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, यानी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैलाना इतना आसान है, तो 50 साल बाद हम आज की घटनाओं के आधिकारिक इतिहास और षड्यंत्र के सिद्धांतों के बीच कैसे फर्क करेंगे? आज ऐसे कौन से रहस्य बन रहे हैं जिन पर आने वाली पीढ़ियां बहस करेंगी?